Good morning beta. In our last class we have completed exercise 2.2 till question 6. Now start questions from 7th, and 7th is let a set is such that having elements are 2, 3, 4. सेट ए है बेटा जिसमें एलिमेंट हैं 2, 3, 4 एंड सेट बी is the set having elements 3, 6, 8. Find the relation R is the relation X divides Y from set A to set B. X divides Y from set A to set B. यानी कि एक ऐसी रिलेशन बनानी है आपने सेट ए से सेट बी में जिससे x जो है वो किसको डिवाइड करे, y को. x किस सेट का एलिमेंट हो, a सेट से, और y किस से हो, b सेट से. तो r एक रिलेशन हमने कंस्ट्रक्ट करनी है बेटा यहाँ पर ऐसे. तो इसका मैं फर्स्ट एलिमेंट लेकर चल पड़ा, उसको मैं 6 और 8 के साथ लिख सकता हूँ क्योंकि 2 जो है वो b के एलिमेंट 6 और 8 को डिवाइड कर सकता है. उसके बाद जो है इसका जो 3 एलिमेंट लेकर चलूँगा मैं वो लिखूँगा 3 के साथ और 6 के साथ, क्योंकि जो 3 है वो 6 को डिवाइड कर सकता है और 3 को डिवाइड कर सकता है. आगे पीछे लिख सकते हैं आप ऑर्डर्ड पेयर्स को, लेकिन उसके एलिमेंट को इंटरचेंज नहीं कर सकते कि 6 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया आपने. फिर इसका ये थर्ड एलिमेंट लेकर चलूँगा मैं और ये लिखूँगा केवल मैं 8 के साथ. तो ये आपकी रिलेशन बन गई जो रिक्वायर्ड थी. 7th क्वेश्चन है बेटा ये. तो बस इतना ही इसमें रिक्वायरमेंट थी कि भाई रिलेशन आपने तैयार करनी है जिसके एलिमेंट हों सेट ए और सेट बी के, और ऐसे हों कि x जो है वो y को डिवाइड कर पाए, यानी कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो दूसरे को डिवाइड कर पाए. ठीक है ना. उसके बाद ये था 6th क्वेश्चन. सॉरी 7th था बेटा ये, और 8th करते हैं अब. तो 8th है लेट आर बी द रिलेशन लेस देन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. तो सेट ए गिवन है यहाँ पर 8th क्वेश्चन में 1 से लेकर और 5 तक के एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5. 1 से लेकर 5 तक के एलिमेंट सेट ए में. सेट बी में है 1, 4, 5. सेट बी के अंदर है 1, 4, 5. ये है सेट बी के अंदर. राइट डाउन द कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरस्पोंडिंग टू आर. आल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर. तो रिलेशन है बच्चों लेस देन की रिलेशन, लेस देन फ्रॉम ए टू सेट बी, यानी कि ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से क्या होगा, लेस होगा. तो भाई ए का फर्स्ट एलिमेंट मैं लेकर चलता हूँ और फर्स्ट एलिमेंट को मैं लिख सकता हूँ इन 2 एलिमेंट के साथ 4 और 5 के साथ, यानी कि 1, 4 एंड 1, 5. उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट मैं लिख सकता हूँ 4, 5 के साथ, यानी कि 2, 4 एंड 2, 5. उसके बाद इसका थर्ड एलिमेंट इन दोनों के साथ लिख सकता हूँ मैं 3, 4 एंड 3, 5. उसके बाद ये एलिमेंट मैं केवल 5 के साथ लिख सकता हूँ क्योंकि आपने उसी के साथ लिखना है जिससे आपका एलिमेंट लेस हो. तो ये रिलेशन बन गई. अब आपने इसकी इन्वर्स रिलेशन भी तैयार करनी है. इन्वर्स रिलेशन, तो इन्वर्स रिलेशन हो जाएगी बेटा 1, 4 का बन जाएगा 4, 1 यहाँ पर, यानी कि ग्रेटर देन की रिलेशन बन जाएगी. 1, 5 का 5, 1 आपने लिख देना है. 2, 4 का 4, 2 लिख देना है. 2, 5 का 5, 2 लिख देना है. और 3, 4 का 4, 3 लिख देना है. रेसिप्रोकल कर देना बस आपने. तो ये आ गई इन्वर्स रिलेशन, आर की इन्वर्स. ठीक है ना. यही रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन नंबर 8th में.
अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई बच्चों, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन x, y such that x belongs to natural number and x plus y equal to 10. Y also belongs to natural number and x plus y equal to 10. ठीक है ना, ये है रिलेशन आपकी, और इस रिलेशन की आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो देखो रिलेशन को मैं लिस्टिंग एलिमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, काफ़ी इजी हो जाएगा फिर डोमेन रेंज को बताना। तो क्या है कि आप x की जगह 1 रख सकते हो। 1 क्यों रखा मैंने, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर था और सबसे पहला नेचुरल नंबर कौन होता है 1, तो मैंने यहाँ 1 रखा, तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 9, 1 को राइट में ले जाएंगे। फिर x की जगह रखा मैंने 2, x की जगह 2 रखूँगा, 2 राइट में जाकर ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। फिर x की जगह मैंने रखा यहाँ पर 3, x की जगह 3 रखूँगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। फिर x की जगह मैंने रखा 4, 4 रखूँगा तो 6, 5 रखूँगा तो 5, 6 रखूँगा तो 4, 7 रखूँगा 3 और 8 रखूँगा 2 और 9 रखूँगा 1 और 10 रखूँगा 0। और 0 आप ले ही नहीं सकते बेटा, रीज़न ये है इसके पीछे क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। इसमें एलिमेंट हो गए 1 9 2 9 2 8 एंड सो ऑन, लास्ट में है 8 2 एंड 9 1। तो इसकी आपने डोमेन अब बतानी है, इसको डोमेन। तो डोमेन क्या है बेटा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना आपका ऑर्डर्ड पेयर का, वही क्या है डोमेन। यानी कि यहाँ पर है जैसे फर्स्ट, जो फर्स्ट कंपोनेंट है बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट जैसे कि यहाँ लिखा हुआ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या आपकी डोमेन, ठीक है ना, डोमेन का सेट हो गया फर्स्ट कंपोनेंट। और जो रेंज है बेटा वो सेकंड जो कंपोनेंट है यहाँ पर, जैसे कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या आपकी रेंज, ठीक है ना, ये है रेंज। उसके बाद करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड पार्ट, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x लेस देन 5 y इक्वल टू 3। यानी कि आपने क्या करना है कि एक ऐसा रिलेशन बनानी है जिसमें x 5 से लेस और y की वैल्यू ऑलवेज 3 रहे। तो y की वैल्यू तो हर जगह देखो क्या है 3 है, देखो हर जगह क्या है 3, और x की वैल्यू क्या है 5 से लेस, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है ना, 5 से लेस। तो ये रिलेशन बन गई। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज बतानी थी, तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या है डोमेन और सेकंड कंपोनेंट जो ऑलवेज क्या है 3, वो क्या है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट पढ़ लीजिए 10th की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि ए रिलेशन R is defined on the set of integers as follows: x, y belongs to R, inter implies x square plus y square equal to 25. Express R and R inverse as the sets of ordered pairs and hence find their respective domain. तो भाई ऐसे दो एलिमेंट जिनके स्क्वायर का सम 25 वो आपकी रिलेशन में आएंगे और वो क्या हों, इंटीजर हों। तो 0 5 लेकर और साइन चेंज कर देना 5 के, फिर 5 0 लेकर 5 के साइन चेंज कर देना। ऐसे ही 3 4 का भी एक पेयर है जिनके स्क्वायर का सम क्या होता है 25। तो ये आ जाएगा 9, ये 16, उसका सम हो जाए 25। तो एक बार तो 3 का माइनस का साइन और 4 का भी, एक बार केवल 3 का माइनस का साइन, एक बार केवल 4 का साइन माइनस का कर देना। ठीक ऐसे इनको इंटरचेंज भी कर देना, क्योंकि x की वैल्यू 4 हो y की वैल्यू 3 हो तो भी उनके स्क्वायर का सम क्या होगा 25। तो यानी कि ये जो सभी एलिमेंट मैंने लिखे हैं इनके सभी के स्क्वायर का सम क्या होगा 25। तो डोमेन क्या होगी बेटा 0 हो गई और +-3 +-4 +-5। ठीक ऐसे रेंज भी क्या होगी 0 +-3 +-4 +-5। ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज आपने फाइंड आउट करनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखना है 11th क्वेश्चन। 11th की स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। इन द सेट ऑफ
integers, let the relation R be defined as A related to B if and only if A minus B is even. Prove that A comma A belongs to R for all small a belongs to Z. यानी कि ये आपकी रिलेशन है और आपने प्रूव करना है ये A comma A belongs to R for all A belongs to Z. फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है ना। यानी कि आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है इसको। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है जो लिखी हुई है सामने, 12th क्लास में यही क्वेश्चन आएगा, सेम टू सेम यही बुक खोल कर देख लेना बेटा बेशक से, उसमें मिलेगा आपको कि चेक कीजिए कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, चेक इट इज़ रिफ्लेक्सिव और नोट, शो दैट इट इज़ रिफ्लेक्सिव, कुछ भी आ सकता है। तो ये रिफ्लेक्सिव की ही कंडीशन होती है। अब करते हैं इसको, देखो कैसे करना आपने। देखो यहाँ पर जो एलिमेंट हैं वो क्या लेने हैं आपने, इंटीजर, और ऐसे इंटीजर जिनका डिफरेंस क्या हो जाए, इवन हो जाए, ठीक है ना। यानी कि रिलेशन में आने के लिए दो कंडीशन पूरी करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये दोनों मैं रिलेशन में लेकर आ गया, जैसे कि ये दोनों मैं रिलेशन में लेकर आ गया, देखो तो ये रिलेशन में नहीं आएंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों एक कंडीशन तो पूरा करते हैं कि दोनों इंटीजर तो हैं, ये 1 भी इंटीजर है 4 भी इंटीजर है, लेकिन इनका जो डिफरेंस है ना वो इवन नहीं हुआ। यानी कि सभी इंटीजर भी रिलेशन में नहीं आ सकते। उसने कहा कि रिलेशन किसकी है, इंटीजर की, यानी कि दो इंटीजर को पकड़कर आपने रिलेट करना है। इंटीजर आप जानते हैं क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर, ठीक है ना। तो किन्हीं दो इंटीजर को पकड़कर आपने रिलेट करना है, लेकिन उन्हीं को करना है जिनका डिफरेंस क्या हो जाए, जिनका डिफरेंस क्या हो जाए बेटा, इवन हो जाए। वेरी गुड। तो अब ये रिलेशन में नहीं आ सकते क्योंकि इनका डिफरेंस इवन नहीं है। जैसे कि कोई जॉब के फॉर्म निकलते हैं, ठीक है ना, तो उसमें दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन कि बच्चा क्या हो, इंडियन हो, जैसे कि एयरफोर्स के फॉर्म निकल गए तो बच्चा क्या हो, इंडियन हो, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन है कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करे वो। तो अब देखो, जैसे मैंने ये मना क्यों किया कि ये आर का एलिमेंट नहीं है, मतलब ये रिलेशन में नहीं आएंगे दोनों एलिमेंट, ये मैंने मना क्यों किया, क्योंकि भाई ये दोनों इंटीजर नहीं हैं, ठीक है ना। दोनों इंटीजर तो हैं लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, इवन नहीं है। अब जैसे देखो इनको मैंने क्यों मना किया कि ये रिलेशन में नहीं आएंगे, इनका डिफरेंस तो इवन है। 5/2 में से 1/2 स्प्रेड करूँ तो 2 आ जाएगा, तो डिफरेंस तो इवन हो गया, डिफरेंस इवन होना चाहिए था ना। लेकिन ये जो है बेटा, ये हैं जो ये सेट Z के एलिमेंट नहीं हैं। यानी कि इस केस में कुछ ऐसा हो गया, जैसे कोई बच्चा आया दूसरे कंट्री से, जैसे कि आ गया वो पाकिस्तान से आ गया, जैसे कि तो पाकिस्तान से आकर और उसने इंडियन एयरफोर्स का रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर दिया, तो क्या उसको जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी ना, क्योंकि वो क्या है, इंडियन नहीं है। इंडियन सेट से हो वो बच्चा, इंडियन सेट से होगा तभी उसको जॉब मिलेगी। पहली कंडीशन तो ये है। और दूसरी कंडीशन ये है कि इंडियन सेट से होने के बावजूद क्या है, उसने रिटन क्वालिफाई किया हो, यानी कि उन दोनों का डिफरेंस क्या हो, इवन हो। यानी कि दो कंडीशन हैं रिलेशन बनने के लिए। पहली कंडीशन कि आप उन्हीं दो एलिमेंट को रिलेशन में ला सकते हैं जो इंटीजर हो, और इंटीजर भी सारे रिलेशन में नहीं आएंगे, केवल वही आएंगे जिनका डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा, ठीक है ना। ये बात है, रिलेशन ये है। तो अब देखता हूँ मैं ए रिलेशन में आते हैं या नहीं। इंटीजर तो इसने बोल दिया, इंटीजर तो हैं ये। इसने कहा है कि जितने भी इंटीजर है ना वो अपने सेम नंबर्स के साथ रिलेट हो जाएंगे। तो वो रिलेट तब होंगे भाई जब उनका डिफरेंस जो है वो क्या होगा, इवन होगा। तो मैं देखता हूँ कि ए और ए का डिफरेंस क्या होता है, वो हो गया बेटा 0।
और 0 क्या है, इवन, विच इज इवन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। मैंने ये लिख दिया कि आप 1 को 1 में से माइनस करोगे तो 0 आएगा, 2 को 2 में से माइनस करोगे 0 आएगा, 3 को 3 में से माइनस करोगे 0 आएगा, 4 को 4 में से माइनस करोगे 0 आएगा। यानी कि हर कोई इंटीजर अपने आप में से सबट्रैक्ट होकर क्या देगा आपको, 0। देयरफॉर ये क्या हो गया, ये हो गया ए जो है वो आर का एलिमेंट बन गया, ठीक है ना, क्योंकि ए जो है वो इंटीजर तो ऑलरेडी था ही पहले से। अब आपने बस ये आपने प्रूव करना था कि उनका डिफरेंस क्या हो जाए, इवन हो जाए। तो हर किसी ए को उसमें से माइनस करेंगे तो आप 0 ही आएगा, और 0 हमेशा क्या होता है बेटा, इवन। नेक्स्ट में प्रूव करना है आपने, ये है गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर, ये है बेटा गिवन ए बी आर का एलिमेंट गिवन है, और आपने प्रूव करना है बी ए को आर का एलिमेंट, बी ए बिलोंग्स टू आर, ये आपने प्रूव करना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए और बी क्या है, इंटीजर। तो अब देखेंगे बच्चों, देखो ए बी अगर आर का एलिमेंट है बेटा, ये मैंने इफ एंड ओनली इफ किस लिए लगा रखा है, ये लगा रखा है कि अगर किन्हीं दो इंटीजर का डिफरेंस अगर इवन हो जाए तो वो दोनों रिलेट हो जाएंगे आपस में, और कोई दो इंटीजर रिलेट तब होंगे जब उनका डिफरेंस इवन हो जाए। मतलब ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, एक दूसरे को इम्प्लाइज करते हैं, इंटर इम्प्लीकेशन है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है, और फिर ये आपने प्रूव करनी है। तो गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ, अगर ए बी आर का एलिमेंट है ना, ए बी अगर आर का एलिमेंट है, देन ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इज़ इवन, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए और बी रिलेट तभी हो सकते हैं जब उनका डिफरेंस इवन हो। तो यहाँ पर उसने बोल दिया कि ए और बी रिलेट हो गए तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है ना। अब उनका डिफरेंस इवन हो गया। अब मेरे को प्रूव करना है कि बी ए आर का एलिमेंट, और बी ए को आर का एलिमेंट प्रूव करने से पहले मेरे को प्रूव करना पड़ेगा कि बी माइनस ए क्या है, इवन, बी माइनस ए इज इवन। In order to prove that b comma a belongs to R, we have to prove that b minus a is even। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, ये अपने पास है और ये हमने लेकर आना है। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको एक बार मैंने ऐसे लिख लिया, देखो इन दोनों लाइनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये दोनों लाइन बिल्कुल सेम है। अब इस लाइन में डिफरेंस आ गया, इसको मैंने लिख दिया b माइनस ए इज़ ऑल्सो इवन। ऐसा क्यों लिखा बेटा मैंने, क्योंकि अगर 4 इवन है तो -4 भी इवन होगा, -4 इवन है तो +4 भी इवन हो जाएगा। यानी कि किसी नंबर का अगर आप साइन चेंज करते हो तो इवन अगर वो है पहले से तो इवन ही रहेगा, और इवन नहीं है वो पहले से तो इवन नहीं रहेगा। यानी कि मैग्नीट्यूड चेंज करने से डिविजिबिलिटी चेंज होती है किसी नंबर की, कि वो किसी पर्टिकुलर नंबर से पहले डिविजिबल था फिर ना रहे, ठीक है ना। इवन मीन्स 2 से डिवाइड हो जाए जो नंबर, वो इवन होते हैं। तो यानी कि किसी नंबर का अगर नेगेटिव ले लेता हूँ मैं, तो वो पहले अगर इवन था तो बाद में भी बेटा इवन ही रहेगा ना। तो नेगेटिव ऑफ ए इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर, ये रीजन लिख देना आपने, नेगेटिव ऑफ ए इवन नंबर इज ऑल्सो इवन। तो भाई b माइनस ए इवन हो गया, तो दैट इज b कोमा ए आर का एलिमेंट बन गया फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। ऐसा नहीं कि किसी में ऐसा हो जाएगा कि भाई 4 का नेगेटिव किया मैंने -4 तो इवन हो गया, 6 का नेगेटिव किया -6 वो इवन नहीं हुआ। ऐसा सभी में होगा, जितने भी इवन नंबर हैं उनका साइन चेंज करोगे आप तो वो इवन ही रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, अभी थर्ड पार्ट और है बच्चों इसमें। थर्ड पार्ट है इसका, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस implies ए सी आल्सो बिलोंग्स टू आर।
फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना, ये प्रूव करना आपने। तो ए बी आर का एलिमेंट है, बी सी आर का एलिमेंट है, तो ए सी बी आर का एलिमेंट है, ये प्रूव करना आपने। तो भाई ये गिवन है, तो ए बी अगर आर का एलिमेंट है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा, E1। और बी सी अगर आर का एलिमेंट है तो बी माइनस सी बी क्या हो जाएगा, E1। मेरे को प्रूव करना है ए सी आर का एलिमेंट, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं, ऐड कर देता हूँ। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी को ऐड करूँगा, ए माइनस सी आ जाएगा, और मैं लिख सकता हूँ इज ऑल्सो E1। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि भाई दो E1 नंबर का सम E1 ही तो होता है, सम ऑफ टू E1 नंबर इज ऑल्सो E1। किन्हीं दो E1 नंबर का सम हमेशा क्या होता है बेटा, E1। तो A माइनस सी अगर E1 हो गया तो ए सी किसका एलिमेंट बन गया, R का। ठीक है ना, यही प्रूव करना था हमने। ये जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, ये होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन होती है ये, जिसमें ए बी आर का एलिमेंट हो, बी सी आर का एलिमेंट और ए सी बी आर का एलिमेंट बन जाए, उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना, 12th क्लास में यही क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट इट इज़ ट्रांजिटिव। और जो मैंने इससे पहले जो करवाया आपको, इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, नोन एज सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी आल्सो बिलोंग्स टू आर, देन इट इज़ सिमेट्रिक। और ये मैं आपको बता चुका, ये क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। ये होती है बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसमें ए आर का एलिमेंट हो, सभी ए बिलोंग्स टू गिवन सेट, यानी कि यहाँ पर इंटीजर है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ए अगर आर का एलिमेंट बन जाए तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ए बी अगर आर का एलिमेंट गिवन है और बी आर का एलिमेंट हो जाए तो सिमेट्रिक बोलते हैं इसी रिलेशन को। और ए बी बी सी आर के एलिमेंट है और ए सी बी आर का एलिमेंट बन जाए तो ऐसी रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। ठीक है ना, ये है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, स्टार्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन फिर से यही है, एज इट इज़ है बिल्कुल। तो 12th में है लेट ए रिलेशन R1 ऑन सेट ऑफ R, यानी कि रिलेशन है R1 और किस पर है वो, R पर, यानी कि रियल नंबर पर, रियल है ये, R मीन्स रियल। और ऑफ ऑल रियल नंबर्स बी डिफाइंड एज ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटर इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटर इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0। यानी कि कोई भी दो रियल नंबर रिलेट तब होंगे जब उनके प्रोडक्ट में 1 ऐड करने के बाद ऑब्टेन्ड नंबर 0 से बड़ा हो जाए। मान लो जैसे कि 3 और -4 हैं, तो 3 और -4 रिलेट नहीं होंगे भाई, क्योंकि 3 इंटू -4 क्या होगा, -12, 1 उसमें ऐड करूँ तो -11, तो -11 तो 0 से ग्रेटर होता ही नहीं, तो ये रिलेट नहीं होंगे। तो सभी रियल नंबर रिलेट नहीं होंगे बेटा, केवल वही रियल नंबर रिलेट होंगे जिनके प्रोडक्ट में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो ऑब्टेन्ड नंबर किससे ग्रेटर हो जाए, 0 से। ठीक है ना, ऑब्टेन्ड नंबर 0 से ग्रेटर हो जाए, वही रिलेट होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना आपने, ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल, यानी कि हर कोई रियल ऐसा है जो डबलेट रिलेशन में आ जाएगा। तो चेक करते हैं भाई आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो लेट करके चल पड़ा मैं इसको कि आ जाएगा ये, लेट करके चल देता हूँ मैं, ए बिलोंग्स टू R1। अब अगर
ए बी आर वन का एलिमेंट है तो ए और बी के प्रोडक्ट में 1 ऐड करने से 0 से बड़ा हो जाना चाहिए। तो ए अगर आर का एलिमेंट है तो ए का प्रोडक्ट जो होगा उसमें 1 ऐड करने के बाद वो 0 से क्या हो जाना चाहिए, ग्रेटर। ठीक है ना। तो भाई क्या हो गया ये 1 प्लस ए स्क्वेयर ग्रेटर देन 0, और ये तो ट्रू है बेटा। सिंस आप लिख सकते हो विच इज ट्रू। ट्रू क्यों है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ए स्क्वेयर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। यानी कि किसी भी रियल का स्क्वेयर करेंगे आप तो रियल का जो स्क्वेयर है बेटा या तो 0 आएगा। 0 कब आएगा, जब वो इटसेल्फ 0 होगा, या फिर 0 से ग्रेटर आएगा। 0 से ग्रेटर कब आएगा, जब वो 0 से लेस या 0 से ग्रेटर होगा। जैसे कि आप -1 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, +1। +1 का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, +1। 2 का स्क्वेयर क्या आएगा, 4। -2 का स्क्वेयर क्या आएगा, +4। यानी कि हमेशा ही 0 से ग्रेटर आएगा अगर आपकी वैल्यू 0 नहीं है और रियल है। यानी कि कुल मिलाकर ये लाइन मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल। तो इसमें अगर 1 ऐड कर दिया जाए बच्चों तो ये डेफिनेटली 0 से बड़ा रहेगा हर किसी रियल नंबर के लिए। तो ये ट्रू कब हुआ, जब ये मैं लेकर चला। तो देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। 12th में आपने लिखना है ये रिफ्लेक्सिव हो चुकी। नेक्स्ट पार्ट में आपने करना है प्रूव ए बी अगर R1 का एलिमेंट है, ए बी अगर R1 का एलिमेंट है तो हमने प्रूव करना है कि BAB R1 का एलिमेंट हो जाएगा। तो वो कैसे प्रूव करेंगे, देखो ए बी को R1 का एलिमेंट लेकर चलना आपने। ए और बी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर, यानी कि केवल रियल नंबर ही ले सकते हैं, वरना मैं यहाँ पर इमेजनरी में इसको फॉल्स भी बना देता। देखो इमेजनरी अगर लेकर चलता मैं यहाँ पर, जैसे कि मैं -3 का रूट और -3 का रूट की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगी, ये आ गया 3 आयोटा और ये आ गया 3 आयोटा, ये आ गया 9 आयोटा स्क्वायर यानी कि -9 है ना। तो -9 और +1 करेंगे तो -8 हो गया। तो -8 तो 0 से बड़ा नहीं होता भाई। तो इसलिए उसने बोला था यहाँ पर केवल आपने रियल नंबर ही लेकर चलना है। तो ए बी R1 का एलिमेंट मैं लेकर चल पड़ा। लेट क्या करना, गिवन है ये ए बी R1 का एलिमेंट गिवन है। तो ए बी अगर R1 का एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि स्टार्टिंग में कंडीशन थी कि अगर दो एलिमेंट आपस में, दो रियल नंबर अगर रिलेट होते हैं एक दूसरे के साथ तो उनके प्रोडक्ट का जो सम, उनके प्रोडक्ट में अगर 1 ऐड कर दिया जाएगा तो वो 0 से ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ले दिया इसको। उसके बाद जो है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 है अगर, तो ए बी को मैं बी ए लिख सकता हूँ। देखो सिंस रियल नंबर आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट, कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट, रियल नंबर जो है बेटा कम्यूटेटिव होते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है ना, प्रोडक्ट में वो कम्यूटेटिव होते हैं रियल नंबर। यानी कि 3 × 4 जैसे 4 × 3, 1/2 × 1/3 इक्वल टू 1/3 × 1/2 ऐसे लिख सकते हैं आप। तो 1 प्लस बी अगर 0 से ग्रेटर हो गया तो b, a जो है वो R1 का एलिमेंट बन गया और ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है ना, ऐसी रिलेशन को सिमेट्रिक बोलते हैं। अब इस बुक वाले ने जो है वो थर्ड यहाँ पर नहीं प्रूव करवाया, जैसे कि फर्स्ट 11th जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें प्रूव करवाया था कि ए बी अगर R1 का एलिमेंट है एंड बी सी R1 का एलिमेंट है तो प्रूव कीजिए कि ए सी भी R1 का एलिमेंट होगा। तो बेटा यहाँ पर नहीं होगा ए सी R1 का एलिमेंट। क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देकर देखो। मान लीजिए आपने ए बी लेकर चल पड़े आप 3 0, वो R1 का एलिमेंट है भाई। क्यों है, 0 + 3 × 0, सॉरी 1 + 3 × 0 यानी कि ग्रेटर देन 0। उसके बाद 0 - 4 ये भी R1 का एलिमेंट है। क्यों है भाई, क्योंकि 1 + 0 × -4
ग्रेटर देन 0, तो ये भी R1 का एलिमेंट बन गया। अब मैं 0 को हटाकर 3 - 4 को चेक करता हूँ। 3 - 4 ये R1 का एलिमेंट नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कंडीशन में रखेंगे 1 + a × b, तो ये क्या हो गया, -11 बन गया, और -11 0 से बड़ा नहीं होता। ठीक है ना। तो इसलिए AB अगर R1 का एलिमेंट है, BC R1 का एलिमेंट है, तो AC R1 का एलिमेंट नहीं होगा। आए समझ? तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव नहीं होगी। ठीक है ना, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट करते हैं बच्चों, सम स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो इसका पोर्शन में आपको करवा चुका, डोमेन करवा चुका, रेंज करवा चुका बेटा, इमेज प्री इमेज करवा चुका, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल में ऑलरेडी बता चुके आपको क्या होते हैं। ठीक है ना। और फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के जो मेथड होते हैं बेटा वो होते हैं, किसी फंक्शन को आप रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो, किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो आप रोस्टर फॉर्म से। ठीक है ना। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म से, उसके बाद बाय फार्मूला आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे अभी अभी हमने किए हैं रिलेशन को। उसके बाद आप ग्राफ से कर सकते हैं, ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी फंक्शन को। ठीक है ना। तो कुछ फंक्शन और डिस्क्राइब करते हैं हम। जैसे कि फर्स्ट है बेटा रियल वैल्यूड फंक्शन, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। रियल वैल्यूड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर हो या फिर उसका सबसेट हो। ए फंक्शन f फ्रॉम सेट A to सेट B वेयर A and B आर सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी कि जिसकी डोमेन और रेंज सेट ऑफ रियल नंबर या फिर क्या हो, उसके सबसेट हो। उसके बाद है बेटा पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन क्या है बच्चों कि a0 + a1x + a2x² + a3x³ एंड सोन प्लस an x⁻n, यानी कि वेयर a0, a1, a2, a3 एंड सोन an ऑल आर रियल नंबर। ये सारे क्या हो बेटा रियल नंबर, और जो डिग्री है यानी कि पावर है जो x के ऊपर वो क्या हो होल नंबर। देन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज नोन एज पोलिनोमियल फंक्शन। इसको पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं जो इस टाइप का फंक्शन होता है। ठीक है ना। एक एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक फंक्शन जिसकी जो पावर है वो हर किसी वेरिएबल की पावर क्या हो होल नंबर, यानी कि आइदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, और जो कोफिशिएंट है वो क्या हो रियल। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट है बच्चों रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन बेटा ए फंक्शन इज ऑफ द टाइप px by qx वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0 एंड px एंड qx बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शन। यानी कि जिसका अपर पार्ट भी पोलिनोमियल हो, लोअर पार्ट भी पोलिनोमियल हो, उसको बोलते हैं बेटा पोलिनोमियल फंक्शन। जिसका अपर पार्ट भी पोलिनोमियल एंड लोअर पार्ट भी पोलिनोमियल हो। ठीक है ना। उसके बाद है रैशनल फंक्शन, सॉरी रैशनल हो चुका है। उसके बाद है ओड इवन फंक्शन, ओड फंक्शन।
ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड ओड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर एफ ऑफ माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो एफ एक्स को आप ओड फंक्शन बोल सकते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन क्यूब एक्स, यानी कि माइनस साइन क्यूब एक्स। ठीक है ना, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल। ठीक ऐसे ही जैसे कि एक्स की 5 है जैसे, तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस एक्स की 5 के इक्वल, यानी कि माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो एफ एक्स क्या हो गया आपका, ओड फंक्शन। अब ये कंपलसरी नहीं है बेटा कि जिसके ऊपर ओड पावर होती है वो ओड फंक्शन ही होता है। जैसे कि कोस क्यूब की अगर हम बात करें, कोस क्यूब एक्स की ऐसे लगाओ या एस के ऊपर 3 पावर लगा सकते हो, एक ही बात है। तो इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालूं तो ये आ जाएगा कोस माइनस एक्स का क्यूब, और कोस माइनस एक्स क्या होता है, प्लस कोस एक्स। कोस ऑफ माइनस ए क्या होता है, प्लस कोस ए। ठीक है ना, तो ये आ गया एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो प्लस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो ओड फंक्शन तो जब होता जब ये माइनस एफ एक्स के इक्वल आता, तो ये ओड फंक्शन नहीं है, क्या है, इवन फंक्शन। तो नेक्स्ट मेरे को करवाना है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन वो होता है बेटा जिसमें एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक्स की 4 + 1, ठीक है ना, एक्स की 8 + 9 एक्स स्क्वायर + 8 एंड सो ऑन, यानी कि जिनमें सभी के ऊपर इवन पावर हो, अलजेब्रा की ऐसी टर्म। या फिर ट्रिग्नोमेट्री में आप देख सकते हो जो इस कंडीशन को पूरा करे उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। अब एक ऐसा फंक्शन भी होता है जो ना इधर इवन नॉर ओड फंक्शन होता है, जो ना इवन होता है और ना ही ओड होता है, ऐसा फंक्शन भी होता है बेटा, ना इधर इवन नॉर ओड फंक्शन जो, जैसे कि आपका ये फंक्शन है x³ + 3x² + 1। अब ये क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं निकालूँ इसमें तो ये -x³ हो गया, x की जगह -x रखूँगा तो ये +x² हो जाएगा वापस स्क्वेयर होकर, और यहाँ पर x है ही नहीं तो ये 1 हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो ना तो ही एफ एक्स के इक्वल आया, यहाँ पर इवन बन जाता, और एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के इक्वल भी नहीं बना बेटा कि ओड बन जाता वो। तो इट इज़ नीदर इवन नोर ओड फंक्शन, यानी कि ऐसा फंक्शन जो ना इवन है और ना ओड फंक्शन है। ठीक है ना, नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन तो एक फंक्शन इज ऑफ द टाइप एफ एक्स इजिकल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल एक्स z r to r डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ये होता है बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है ना, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं बेटा आपके सामने यहाँ पर, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, ये है आइडेंटिटी फंक्शन। ये वाई एक्सिस है आपकी, और ये एक्स डैश एक्स यानी कि एक्स एक्सिस, और ये ओरिजिन। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ है एफ एक्स इजिकल टू एक्स का, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन होता है ये। ठीक है ना, इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। नेक्स्ट बच्चों कांस्टेंट फंक्शन। नेक्स्ट बेटा कांस्टेंट फंक्शन। तो एफ एक्स इजिकल टू सी जो है वो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा वेयर सी इज एनी रियल नंबर। सी कोई भी रियल नंबर है तो एफ एक्स इजिकल टू सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। और ये डिफाइंड होता है आर टू आर की मैपिंग है ये, और डिफाइंड एफ एक्स इजिकल टू सी से। तो इसका अगर ग्राफ बनाए हम, ये वाई एक्सिस है आपकी, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर c की वैल्यू 0 है तो ये इसका ग्राफ हो गया, ये वाला x एक्सिस ही इसका ग्राफ हो गया अगर c की वैल्यू 0 है तो। c मीन्स y, एफ एक्स मीन्स y।
ठीक है ना। एफ एक्स की वैल्यू अगर सी है तो ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि सी की वैल्यू 0 है तो, और सी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है बेटा, ग्रेटर देन 0 दैट इज़ वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मीनिंग तो ये इसका ग्राफ हो गया। और सी की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो ये इसका ग्राफ हो गया। सी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो तो ये ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ आप ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसकी डोमेन क्या होती है बेटा? डोमेन होती है इसकी रियल नंबर। कांस्टेंट फंक्शन की जो डोमेन होती है वो होती है रियल। और रेंज क्या होती है बेटा? रेंज होती है इसकी सी, जो भी दे रखी है वही इसकी रेंज है। उसके बाद है बच्चों लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन ये है बेटा लीनियर फंक्शन। लीनियर इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं आप अच्छे से। y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। ये होता है बच्चों लीनियर फंक्शन। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसकी डोमेन क्या होती है बेटा? रियल। और रेंज भी क्या होती है इसकी? रियल। लीनियर फंक्शन की डोमेन क्या होती है? रियल। और रेंज भी क्या होती है? रियल। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जो है x की जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, y डिफाइंड रहेगा ऑलवेज। x की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो y हमेशा ही क्या रहेगा? डिफाइंड। और y की जगह कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो x भी ऑलवेज क्या रहेगा? डिफाइंड, ठीक है ना। और इसका ग्राफ अगर हम बढ़ाएं तो ये इसका ग्राफ बन गया ये वाला। ये x डैश x हो गया, ये y डैश हो गई, और ये ग्राफ बन गया इसका। ये एंगल हो गया x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं लीनियर फंक्शन। और इसकी डोमेन क्या होती है? रियल। और रेंज भी क्या होती है इसकी? रियल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या फिर मॉडुलस फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन पहले आप ऑलरेडी पढ़ चुके मॉडुलस के बारे में, एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में आप पढ़ चुके पहले से ही। अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ चुके आप 10th 9th में, और इवन देन आप 5th क्लास में भी आप पढ़ चुके एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। तो ए फंक्शन इज़ डिफाइंड एज y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड x इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन। तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं बेटा, यहाँ पर देखो, इसको इतने तरीके से मैं ब्रेक कर सकता हूँ। x की मोड x की वैल्यू x हो जाएगी अगर x 0 से बड़ा होगा तो, माइनस x हो जाएगी अगर x 0 से लेस होगा तो, ठीक है ना। और भाई 0 हो जाएगी जब x की वैल्यू 0 होगी तो 0 यहाँ, और x इक्वल टू 0। आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, क्योंकि भाई अगर x की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव है, पहले तो पॉजिटिव दे रखी है, पॉजिटिव है जैसे, तो इसका मॉडुलस यही होगा। पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस यही होगा, पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस यही होगा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, मान लो -3 है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। इसका नेगेटिव जो ये है ना, इसका नेगेटिव, क्योंकि +3 बनाना है ना हमारे को। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मॉडुलस जो है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसकी नेगेटिव होगी, जो ये वैल्यू है इसकी नेगेटिव। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर। और 0 होगी तो क्या होगा? 0 ही होगा, 0 का कोई साइन होता नहीं। अब क्या है कि आप इस तरीके से भी इसको पीस वाइज में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि इंटरवल में इसके टुकड़े बना सकते हो, या फिर आप चाहें तो 0 वाले केस को आप इसमें भी शामिल कर सकते हैं, इसमें भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। मर्जी आपकी, यहाँ पर भी शामिल हो जाएगा, यहाँ पर शामिल हो जाएगा, तो केस बन जाएंगे 2। एक केस नॉन नेगेटिव का, एक केस पॉजिटिव का। और यहाँ पर अगर 0 का शामिल करोगे तो 2 केस हो गए। एक केस हो गया नॉन नेगेटिव का और एक नेगेटिव का, ठीक है ना। दोनों ही सही हैं।
इसका जो ग्राफ, इसकी डोमेन और रेंज है बेटा, इसकी डोमेन है रियल, यानी कि x के प्लेस पर आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। उसके बावजूद उसकी जो रेंज है बच्चों, रेंज है बेटा इसकी पॉजिटिव रियल, पॉजिटिव के बजाय नॉन नेगेटिव रियल बोलेंगे, यानी कि 0 भी आ सकती है रेंज। यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, नॉन नेगेटिव। तो इसकी रेंज क्या होगी, नॉन नेगेटिव, या तो 0 आएगी या फिर 0 से बड़ी आएगी, क्योंकि मॉडुलस सोल्व करके आएगी ना रेंज, तो नॉन नेगेटिव आएगी। उसके बाद इसका ग्राफ अगर हम बढ़ाएं तो ग्राफ के केस में इसमें ऐसे बन जाएगा, y की वैल्यू अगर x है, जो आइडेंटिटी फंक्शन था जिसका ग्राफ मैंने थोड़ी देर पहले बनाया था, वो ये बन जाएगा, y की वैल्यू x है तो अगर, और y की वैल्यू अगर -x है तो ये ग्राफ बन जाएगा। -x के केस में जैसे x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ये केस ऐसा है जिसमें x क्या है, नेगेटिव, और ये दूसरा केस जिसमें x क्या है, पॉजिटिव। तो ये ग्राफ बन जाएगा किस फंक्शन का, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का, ठीक है ना। और डोमेन मैंने बता दिया आपको क्या होती है, ऑल रियल, और रेंज क्या होती है, ऑल नेगेटिव रियल्स। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर, देन एक्स स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वेयर है अगर, तो ये इंटर इम्प्लाइज करता है मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इंटर इम्प्लाइज माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, यानी कि मोड एक्स अगर ए से लेस है तो एक्स की वैल्यू -a और +a के बीच में हो जाएगी। एक्स स्क्वेयर अगर लेस देन ए स्क्वेयर है तो इंटर इम्प्लाइज करता है मोड एक्स लेस देन ए, इंटर इम्प्लाइज -a लेस देन एक्स लेस देन a, ठीक है ना। और उसके बावजूद अगर एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वेयर है तो ये इंटर इम्प्लाइज करता है मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये इंटर इम्प्लाइज करता है बेटा एक्स लेस देन इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू +a। नेक्स्ट है बच्चों, एक्स स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन ए स्क्वेयर है तो ये इंटर इम्प्लाइज करता है मोड एक्स और ग्रेटर देन a, और ये इंटर इम्प्लाइज करेगा बेटा x लेस देन -a और x ग्रेटर देन +a, ठीक है ना। ये सम इनइक्वलिटीज़ हैं। वैसे तो ये इनइक्वलिटीज़ हम 6th चैप्टर में कंप्लीट करेंगे, 11th क्लास के 6th चैप्टर में, लीनियर इनइक्वलिटी के नाम से चैप्टर है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये थोड़ी सी यूज़ हो जाएंगी। ये मैं यूज़ करते समय आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है ना, ऐसा कैसे होता है एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे ये जो कंसेप्ट है ये है 6th चैप्टर का कंसेप्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेटा द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जो है f(x) इज इक्वल टू x इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर दिस मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर n सच दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर n such that n लेस देन इक्वल टू x, ठीक है ना। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है मैं बताऊं आपको, कि जैसे आपने इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को सोल्व करना है तो इसका लेफ्ट वाला आपने इंटीजर लेना है, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 3। आप 3.9 भी लेंगे तो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 3। 3.0 लेंगे तो नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ये खुद है अपना। जैसे ये नंबर लाइन है, ये है 3 और ये है 4, तो भले ही 3.9 इसके नज़दीक है, इस इंटीजर के नज़दीक, लेकिन ये ग्रेटेस्ट नहीं है बेटा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इस तरफ से नहीं होंगे। देखो इससे ग्रेटेस्ट तो और भी हैं बहुत सारे,
तो ग्रेटेस्ट भी हो जो और नियरेस्ट भी हो, तो वो ये है 3.9, ठीक है ना, 3.9 सॉरी 3, ग्रेटेस्ट नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो कि क्या है 3, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी कि 3 से लेकर और 4 तक एक्सक्लूडिंग 4 किसी भी नंबर का अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना वो 3 आ जाएगा। और नेगेटिव का निकालना, जैसे -3.5 का निकालना है तो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर लेना आपने, जो कि क्या हो जाएगा -4। -3.9 का लेना आपने तो वो क्या हो जाएगा -4, और -3.0 का लेना है तो वो क्या हो जाएगा -3 इटसेल्फ। तो ये होता है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं बेटा इसके ग्राफ को, और बचे हुए जितने फंक्शन आपके सिलेबस में वो सारे करवा देता हूँ मैं। वैसे मैंने आपको फिजिकल क्लास में यानी कि हर साल जो रूटीन रहता है बेटा वो ये रहता है कि फिजिकल क्लास में जो है फंक्शन मैं लगभग 55 फंक्शन करवाता हूँ, लेकिन फ़िलहाल लाइव क्लास में इतने ही करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं सभी फंक्शन को जो मैंने करवा रखे हैं, वो आप ओल्ड वीडियो में जाकर सर्च कर सकते हैं। फंक्शन की वीडियो मिलेंगी आपको, 12th और 11th की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हैं। सभी टाइप्स के फंक्शन मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बेटा, और कोई प्रॉब्लम आती है तो चैट बॉक्स में लिखो, मैसेज करो मेरे पास व्हाट्सएप पर, और अभी भी आप प्रॉब्लम अपनी बता सकते हैं मैसेज लिखकर। और साथ में भाई सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, चैट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में।